आज से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कौन सी? देख के पता चल ही गया होगा कि ये मानव जनन है। चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर को जितना बढ़िया से तुम लोग पढ़ना चाहेगा उतना बढ़िया से पढ़ाएंगे, बशर्ते एक एक को काम करना। ये हमारे शरीर के बारे में है, चाहे वो मादा हो कि नर हो, उसके शरीर के बारे में है। अपने जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने फेस पे स्माइलिंग को थोड़ा सा कम करके नॉर्मल वे में जैसे क्लास चलना चाहिए वैसे क्लास को चलने देगा। जो क्वेश्चन रहेगा जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा वो क्लास में पूछेगा, मन में अटपटांग क्वेश्चन आएगा क्लास से बाहर पूछेगा। तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का इलाज मेरे पास है, लेकिन एक एक बात कि अपने हैसियत में रह के पूछना तो उतना बेहतर हम तुमको पढ़ा पाएंगे। अगर तुम उतना बेहतर नहीं पढ़ना चाहेगा तो हम ऊपर ऊपर से तुमको पढ़ा के निकल जाएंगे, फिर बाद में नहीं बोलना कि सर जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये चैप्टर हमारे शरीर के बारे में है और इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत जगह पे शर्म लगता है, इधर उधर होता है। हम तुमको पहले ये बता देते हैं कि यहाँ शर्म की कोई वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा क्लास लाज और शर्म फ्री क्लास रहता है। इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होने भी देंगे, ठीक। बशर्ते अपने आप को जितना ज्यादा इसे रिलेट कर पाएगा उतना बेहतर समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात कि हम जानते हैं कि जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव जाति या इस पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी प्राणी जो है वो प्राणी बस एक काम करता है कि इस पृथ्वी पे अपने जैसे संतति को क्या करने का काम करता है? जन्म देने का काम करता है, ताकि उसका वंश इस पृथ्वी पे रह सके। इस चीज के लिए ये वाला क्रियाएं जो होती है हमारे इस जीवन में आया है, सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका बहुत सारी जो होती है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है, कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी होता है। तो इसका परिणाम, सही परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है और कैसे ये चीज हमारे लिए कितना जेन्युइनली बेहतर चीज है, कैसे हम इसको समझते हैं, बुझते हैं, कैसे ये चीज हो पाता है, कैसे इस पृथ्वी पे हमारे माँ बाप के द्वारा हमरे जैसे वीर जो है इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो मजा से पढ़ेंगे, सब कुछ जानते हुए पढ़ेंगे, हर एक बात को सीखते हुए पढ़ेंगे, बशर्ते क्लास को थोड़ा सा क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना। देखो, जैसे कि हम पहले चैप्टर पढ़े, पुष्पों में जनन पढ़े, तो जब पुष्पों में जनन पढ़े तो ये बात वहां पे जरूर देखे कि जब पुष्पों के अंदर जनन हो रहा था तो उसका एक स्टेप था। जनन की क्रिया के अंदर जो होती है एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है और उस स्टेप वाइज प्रोसेस के अंदर अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। जैसे पहला प्रोसेस उसके अंदर भी था, कौन चीज कि उसके अंदर नर और मादा जो अगर है, लैंगिक जनन अगर उसके अंदर हो रहा है तो उस लैंगिक जनन होने के लिए पहला प्रोसेस था उसका गैमिट का बनना। दूसरा प्रोसेस था कि उस गैमिट का मिलन होना, परागन होना। तीसरा गैमिट था कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उस गैमिट का पहचान होना, और फिर था कि पराग नलिका के होते हुए वो उस भ्रूण कोश के अंदर जाके बीजांड से निषेचन करने के बाद नए बीज का निर्माण करना। तो कुछ इस स्टेप वाइज पढ़े थे। सेम वही चीज हमें इस मानव जनन के अंदर भी देखने को मिलेगा। हम ये चीज को देखेंगे कि किस प्रकार से एक टाइम आने के बाद ये जनन की क्रियाएं होने का कार्य होता है, किस प्रकार से मानव के अंदर चरणबद्ध तरीका से ये जनन की क्रियाएं संपन्न हो पाती है, कब से जनन की क्रियाएं स्टार्ट होगी, कब तक जाके खत्म होगी, ये सारी की सारी चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे। कितना टाइम में ये सारी क्रियाएं हो पाती है वो हर एक चीज को हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पुरुष का जनन तंत्र। दूसरा जो इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है स्त्री के अंदर जनन तंत्र। तीसरा जो इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है युग्मक जनन। चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आवर्त चक्र। पांचवा जो पढ़ना है वो पढ़ना है निषेचन एवं अंतरोपण। छठा जो पढ़ना है वो पढ़ना है सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन। और सतमा जो पढ़ना है वो पढ़ना प्रसव और दुग्ध स्राव। ये टोटल का टोटल जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। लेकिन फिर वही वाला बात कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मानव के अंदर जनन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें बखूबी पहले से कुछ कुछ मालूम है।
पहले से ये मालूम है कि मानव के अंदर का अगर हम जनन के बारे में बात करते हैं तो उस मानव के अंदर जो जनन होता है वो जनन होता है कैसा, तो लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? ये चीज हमारे दिमाग में अब घुस चुका है, यहीं तक नहीं घुसा है, ये भी बात घुस चुका है कि इस लैंगिक जनन के अंदर का अगर बात करेंगे तो नर और मादा जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा। ये भी नहीं, इसके बाद भी हमें घुस चुका है कि नर के अंदर जो होगा वो क्या होगा, नर जनन अंग होगा, और मादा के अंदर का अगर बात करेंगे तो मादा जनन अंग होगा। ये बात भी हम जान चुके हैं। लेकिन अब इसके अंतर्गत कौन आएगा और मादा के अंतर्गत, जनन के अंतर्गत कौन आएगा, ये चीज के बारे में हमें सीखनी है। लेकिन सबसे पहले बात कि जब हम इस मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हम ये बात बखूबी जानते हैं कि मानव के अंदर जो जनन होता है वो जनन भी कैसा होता है, लैंगिक रूप से जनन करने वाले ये जीव है, और ये एक सजीव प्राजक है, यानी सजीव जीव है। दूसरी बात, ये एक जरायुज भी है। क्या है? इससे पहले भी हम तुमको जरायुज के बारे में बताए थे। हम बताए थे क्या कि ऐसा जब शिशु जो होते हैं अपने माँ के साथ गर्भ में एक भाग के द्वारा जुड़ा रहता है जिसका नाम क्या बताए थे, प्लेसेंटा। क्या बताए थे? प्लेसेंटा बताए थे। और उस प्लेसेंटा के थ्रू ही जब जुड़ता है तो उस प्लेसेंटा से जुड़े हुए जिस टाइप के प्राणी होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, जरायुज प्राणी होते हैं, जो अपने माँ के गर्भ में वो एक दूसरे से कनेक्ट रखने का काम करता है। आगे जब इसके अंदर बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि मानव में जनन घटना के अंतर्गत, यानी जब मानव के अंदर जनन क्रियाएं होती है तो उस मानव जनन क्रियाएं के अंदर जो घटनाएं घटने वाली है वो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जो मानव जनन के अंदर घटती है। तो देखो, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो पहला जो घटना होता है वो घटना होता है कौन सी, युग्मक जनन का। कौन सी का? युग्मक जनन की घटनाएं होती है। तो बताया क्या गया है कि जनन के घटना के अंतर्गत पहले होता है युग्मक की कौन चीज, रचना। यानी नर और मादा के अंदर युग्मक की रचनाएं कैसे बन पाती है, मानव और नर और मादा के अंदर युग्मक की संरचना बनने के दौरान कौन सी विधि अपनाई जाती है, उस क्रिया को जब पढ़ते हैं तो वो हमारा कौन सी कराता है, युग्मक जनन। यानी लैंगिक जनन का सबसे पहला पड़ाव यही है कि क्या, कि उस मनुष्य के अंदर कौन सी का कार्य होगा, सबसे पहले युग्मक बनने की क्रियाएं होगी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अर्थात बोला गया क्या है कि पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। अब हम बात करें तो यहाँ पे जब शुक्राणु का बात करते हैं, जब हम इसके अंदर अंडाणु का बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि अगर नर के अंदर का बात करें और मादा के अंदर का बात करें मनुष्य के अंदर, तो नर के युग्मक को जो हम किसके नाम से जानते हैं, शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और इसके अगर मादा का बात करें तो हम इसको किसके नाम से जानते हैं, अंडाणु के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो जानते हैं कि ये शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है, हम ये बात भी जानते हैं कि अंडाणु जो है वो मादा युग्मक है। लेकिन ये शुक्राणु बनता कैसे है, ये अंडाणु उस मादा के शरीर में बनता कैसे है, इस विधि को तो हम नहीं जानते हैं। कहाँ पे बनता है, उसके लिए कैसा परिवेश चाहिए। जब इस शुक्राणु बनने की क्रिया को, इस अंडाणु बनने की क्रिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस क्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं, युग्मक जनन के नाम से। किसके नाम से, यानी युग्मक की बनने की क्रिया है। और फिर बताया जाता है कि स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, यानी ये शुक्राणु तो बन गया लेकिन ये शुक्राणु अब यहाँ पे क्या आचार डालेगा, तो बताया जाता है ऐसा नहीं होता। ये शुक्राणु क्या होता है कि वो नर के शरीर से मादा के शरीर में जाने की जो क्रियाएं होती है वो मादा के शरीर में जो स्थानांतरण होता है किसका, इस शुक्राणु का। क्यों? क्योंकि ये अपने अंडाणु से मिल सके। तो ये शुक्राणु का ये अंडाणु से मिलने के लिए जो एक रास्ता अपनाया जाता है, एक पथ अपनाया जाता है, जिसके लिए नर और मादा के शरीर को एक जगह आना होता है, उस क्रिया विधि के दौरान ही बताया जाता है कि शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। और इस चीज को हम किसके नाम से जानते हैं, वीर्यसेचन के नाम से, इंग्लिश में बोले तो इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वीर्य। अब ये वीर्य वर्ड जो है ये शुक्राणु का एक दूसरा रूप है और यही वीर्य का
सेचन, यानी ये वीर्य किस प्रकार से स्थानांतरण हो रहा है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर मादा के शरीर के अंदर जो अंडाणु होता है, वो अंडाणु तो बताया जाता है कि उतना चलनशील नहीं होता है, लेकिन नर के अंदर बनने वाला जो शुक्राणु होता है वो चलनशील होता है, उसके अंदर गति देखने को मिलता है, और वही गति रहने के कारण वो बताया जाता है कि नर के शरीर से मादा के योनि के रास्ते के द्वारा वो अंडाणु के करीब जा पाता है, तो ये वीर्य सेचन होता है। तो बोला गया कि पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का अब क्या होगा, संलयन, यानी जब शुक्राणु किसके पास चला गया, अंडाणु के पास चला गया, वीर्य सेचन की क्रिया अपनाई गई, तो फिर उसके बाद जो है एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस वही वाला प्रोसेस है जिसको हम पहले से जानते हैं, और प्रोसेस को क्या बोला गया, निषेचन। प्रोसेस को क्या बोला गया, जिस क्रिया के दौरान क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, शुक्राणु और अंडाणु जो है वो आपस में क्या कर पाएंगे, मिल पाएंगे, तो ये क्रियाएं जो होती है ये निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन हो गया, और निषेचन के बाद का बात तुम लोग भी जानता है कि निषेचन के उपरांत इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक कोशिका बनता है, जिस कोशिका का जो गुणसूत्र का संख्या होता है वो 2n होता है, और उसको हम किसके नाम से जानते हैं, युग्मनज के नाम से। किसके नाम से, इंग्लिश में बोले तो किसके नाम से, ये जायगोट का निर्माण होता है। अब ये जायगोट के निर्माण सम्मिलित है, और फिर बताया जाता है कि जायगोट के निर्माण सम्मिलित है, यानी पहला हम पढ़े कौन चीज, युग्मक जनन, दूसरा हम पढ़े कौन चीज, वीर्य सेचन, क्या पढ़े दूसरा, वीर्य सेचन, और तीसरा जो पढ़े वो क्या पढ़े, निषेचन, क्या पढ़े, क्या पढ़े, और चौथा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो चौथा कौन सी है, जायगोट का निर्माण हुआ, यानी किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का, किसका निर्माण हुआ, ये युग्मनज का निर्माण हुआ, शामिल होता। और इसके बाद एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा प्रोसेस, फिर से बोलो, फिर से बोलो, कौन सा प्रोसेस है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये ब्लास्टोसिस्ट प्रोसेस क्या होता है, ये युग्मनज तो बना, युग्मनज, और युग्मनज तो एक कोशिका है, युग्मनज एक क्या है कि युग्मन जनन के बाद एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो हम तुमको क्या बोले, युग्मनज बनने का मतलब हुआ दोनों के युग्मक का मिलन होना, दोनों के युग्मक का, अच्छा, युग्मक का जो गुणसूत्र होता है वो NN होता है, क्या होता है, और ये दोनों मिला तो ये क्या बना, अब 2n बना तो ये युग्मनज है। लेकिन ये कोशिका तो अभी एक कोशिका है, क्या है ये, एक कोशिका, उस कोशिका के अंदर विभाजन स्टार्ट होता है, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, और एक समय तक उस कोशिका के अंदर विभाजन होके वहां पे कोशिका का मांस बना लेता, कोशिका का समूह बना लेता है। तो ये जो बार बार विभाजन करके कोशिका का एक मांस भंडार बनाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और फिर जो इसके बाद जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं क्या कहलाती है कि ब्लास्टोसिस्ट की रचना का बनना और उसका परिवर्धन होना, यानी विकसित करना, और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट का ही गर्भाशय के दीवार से, किससे, गर्भाशय के दीवार से चिपक जाना, और ये गर्भाशय के दीवार से चिपकने को जो क्रिया होती है हम इसको क्या बोलते हैं, अंतरोपण। हम इसको किसके नाम से जानते हैं, अंतरोपण के नाम से जानते हैं। यानी ब्लास्टोसिस्ट के बाद की क्रियाएं जो है वो अंतरोपण की क्रिया है, और फिर अंतरोपण की क्रिया के बाद क्या होता है कि उस गर्भाशय के दीवार से जब वो भ्रूण जो है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हुआ, अटैच होने के बाद वो धीरे धीरे और वृद्धि करेगा, वो परिवर्धन करेगा, तो उस परिवर्धन वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, गर्भ अवधि। यानी इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, गर्भ अवधि के नाम से जाना जाता है। और फिर गर्भ अवधि के बाद क्या होता है, शिशु का जन्म, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, प्रसव के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, प्रसव के नाम से जाना जाता है। यानी वो बच्चे को जन्म देने की जो क्रियाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव। क्या बोलते हैं, शिशु को जन्म देने की क्रिया जो होती है उसको हम प्रसव कहते हैं। और प्रसव की क्रिया होने के बाद लास्ट क्रिया जो होती है वो लास्ट क्रिया क्या होती है कि उस बच्चे का दुग्ध स्राव होता है। यानी एक समय तक वो बच्चा अपने माँ के उस दुग्ध पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। तो वो काल जो होता है वो दुग्ध स्राव काल कहलाता है, जो कि ये जनन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। तो यानी कहने का मतलब है
कि जब मनुष्य के अंदर इस लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़े तो मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन हो रहा है वो इतना स्टेप में जाने के बाद यहाँ पर जाके क्या होता है, खत्म होता है। जिसमें सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, तो दूसरा में वीर्य का सेचन होता है, यानी युग्मक मादा के शरीर तक जा पाता है। फिर अंडाणु का मिलन होता है, तो फिर अंडाणु के मिलने के बाद कोशिका का निर्माण होता है। उस कोशिका के निर्माण के बाद उसका कोशिका का विभाजन होता है, और कोशिका के विभाजन के बाद वो माँ के गर्भाशय से जुड़ पाता है, और गर्भाशय से जुड़ने के बाद उस कोशिका का 9 मंथ तक एक अवधि चलता है, जो 9 मंथ तक अपने बॉडी का वो डेवलपमेंट कर पाता है, और एक समय आने के बाद वो फिर माँ के उस गर्भ से, योनि से होते हुए वो फिर बाहर आने का काम करता है, जिसको हम प्रसव कहते हैं। और प्रसव के उपरांत जो होता है उसके अंदर उस बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, जो माँ का दुग्ध स्राव काल होता है, और ये हमारा टोटल का टोटल जनन काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? कौन सा काल कहलाता है? और इतना पे जाके कहीं ना कहीं जनन काल जो होती है वो समाप्त होती है। याद रखो, यहाँ पर जब हम इस ब्लास्टोसिस्ट के क्रिया का बात करते हैं ना, तो इस ब्लास्टोसिस्ट के क्रिया के अंदर क्या होता है कि युग्मनज जो होता है वो एक कोशिका होता है। इस युग्मनज के एक कोशिका से ये फिर 2 कोशिका बनता है, समसूत्री विभाजन करके। कैसा विभाजन? 2 से फिर ये क्या बनाता है? 4। 2 से क्या बनाता है? और ऐसे ऐसे करके जब ये 16 या 32 कोशिका का समूह बना लेता है ना, कितना का? 16 या 32 कोशिका का समूह, तो उसके बाद वो जाके वहां पर क्या हो जाता है, उससे अटैच, गर्भाशय के दीवार से क्या हो जाता है, वहां पे जाके अटैच होता है ना। तो ये जब गर्भाशय के दीवार से ये जुड़ेगा ना, इस क्रिया को बोलेंगे अंतरोपण। क्या बोलेंगे? लेकिन जब ये युग्मनज से लेके और 32 कोशिका तक डेवलपमेंट चलेगा ना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया। इसको क्या बोलेंगे? जब एक कोशिका से ये 32 कोशिका तक पहुंचा ना, और जब 32 कोशिका का समूह बन जाता है ना, तो वो 32 कोशिका का समूह ही गर्भाशय के दीवार से क्या होगा? अटैच। लेकिन ये कैसे होगा? जब डीपली इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी तो सिर्फ एक एक चीज करके हम लोग देखे हैं, अब हर इस एक एक चीज को हम लोग क्या करने का काम करेंगे? समझने का भी काम करेंगे। जिसके अंतर्गत पहले हमारे पास जो आया वो क्या आया? किसके बारे में? पुरुष जनन। पास कौन चीज? पुरुष का जनन तंत्र। कौन चीज? कौन चीज बोला गया? देखो, जब पुरुष के जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जनन तंत्र कोई एक अंग से मिलके नहीं बना है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और हमारा कोई अंग है, जैसे हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जिस श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर नाक आता है, नासिका छिद्र आता है, आगे वाला भाग ग्रसनी आता, फिर उसके अंदर जो एल्वियोली था, वो जो कुछ बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट होता है, ये सारी चीजें जो उसके अंदर आता है, फिर लंग्स, टोटल का टोटल लंग्स आता है। तो ये सारा जो है एक सिस्टम है। क्या है ये? जिसके अंतर्गत नाक के द्वारा गैस जाता है, और फिर फेफड़ा में जाने के बाद गैस का छनैया होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आके फिर बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हमारा पाचन तंत्र है, जो मुख से लेके गुदा वाले भाग तक कंप्लीट रहता है, तो उसके अंदर अलग अलग भाग होता है। जिस प्रकार से हमारे परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारा हृदय आता है, हमारा रक्तवाहिनियां आता है, ये सारा का सारा चीज एक सिस्टम के तरह कार्य करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक जनन तंत्र भी है, जो कि जनन करने के लिए उपयोग में तो आता है, लेकिन उस जनन तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सा भाग आता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेनली अगर जब हम जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मनुष्य का करेंगे, चाहे वो नर का करेंगे, चाहे वो मादा का करेंगे, तो वो 2 रूप में होता है। 2 रूप में क्या होता है? एक जो होता है वो होता है तुम्हारा कौन चीज? प्रमुख जनन भाग। एक क्या होता है? प्रमुख जनन भाग। और जो एक जो होता है वो तुम्हारा होता है कौन सा? सहायक जनन भाग। कौन सा होता है? सहायक। एक जो होता है प्राइमरी होता है, और एक जो होता है क्या होता है? सहायक। चाहे नर में पढ़ेंगे चाहे मादा में पढ़ेंगे। तो एगो बात यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहीं पे क्या है कि प्रमुख के अंदर वो वाला भाग आएगा जो किसका निर्माण करता है? तो युग्मक का। क्योंकि मेनली तो बनना सबसे पहले क्या है? युग्मक। क्योंकि जो जनन करने के लिए जो चीज की जरूरत है वो चीज क्या है? युग्मक। क्या है?
तो बताया जाता है कि प्रमुख भाग जो होता है वो क्या होता है, युग्मक। अगर नर के युग्मक का बात करेंगे तो वो क्या था, शुक्राणु, और मादा का बात करेंगे तो क्या था, अंडाणु। ये दोनों प्रमुख अंग से बनने वाला युग्मक है। अब ये जो युग्मक बनता है नर के अंदर का अगर बात करते हैं तो ये बनता है किसके अंदर, वृषण के अंदर। किसके अंदर बनता है? और मादा के बारे में बात करते हैं तो ये जो उसका प्रमुख अंग होता है वो कौन सी होता है, अंडाशय। बस इन दोनों को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये प्रमुख चीज होता है। नर के अंदर अगर हम युग्मक का बात करें, बनने की क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। इट मीन्स कि शुक्राणु कहाँ बनता है, अंडाणु कहाँ बनता है। तो ये नर और मादा का प्रमुख जनन अंग है, ये नर और मादा का। अब इसके बाद तुमको जो भी चीज आएगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, सहायक के अंतर्गत। तो इसी चीज के बारे में आओ हम देखते हैं। बोला जाता है कि जब मनुष्य के जन्म, पुरुष के जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के श्रोणि क्षेत्र जिसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं, यानी हमारे कमर वाले जो पोर्शन होते हैं, हमारा जो बताया जाता है कि रिस्ट वाला जो पोर्शन होता है, इसी पोर्शन में बताया जाता है, इसी को हम श्रेणी क्षेत्र कहते हैं, पेल्विक रीजन के नाम से जाना जाता है। और इसी पेल्विक रीजन में पुरुष का मेनली जनन वाला भाग जो होते हैं वो अवस्थित होते हैं। और फिगर चित्र 3.1 के अंदर इसके ऊपर चर्चा किया गया है। जब इस फिगर को हम सबसे पहले देखने का काम करते हैं तो देखो ये हमें दो भाग, यहाँ पे दो गो फिगर देखने को मिला है। एक जो हमें फिगर, ये वाला जो फिगर है वो वाला फिगर शरीर का ये वाले पोर्शन का दिखाया गया है कि जब इसको काटा गया तो किस प्रकार से आगे में जो ये है इस प्रकार से ये वाला भाग जो है ये क्या है, हमारा उदर गुहा है, पेट है। और इसके पीछे वाले भाग में, इसके पीछे वाले, सॉरी, ये फिगर जो है वो इस प्रकार से है। तो ये इसके अंदर जो ये है ये पीछे वाले भाग है यानी, और ये वाला जो पोर्शन है ये शरीर का आगे वाला भाग है। जब यहाँ पर बताया जाता तो देखो यही वाला जो पोर्शन तुमको दिख रहा है ये वाला पोर्शन तुम्हारा कौन सी है, रीढ़ का हड्डी। कौन सा है, कौन सा है, जो कि बताया जाता है कि लास्ट में सेक्रम सब जो था, कोकिजियल सब जो था, वो कोकिजियल वाला एंड जो होता है वो आगे चल के जो था वो रीढ़ का लास्ट वाला भाग बनाने का काम करता था। उसी के आगे बताया जाता है कि ये वाला जो भाग तुम्हारा है ये कहलाता तुम्हारा मलाशय वाला भाग। कौन सी वाला भाग, रेक्टम, जो कि हमारे पाचन तंत्र वाला भाग है। किसका वाला भाग है। और उसी के आगे में मानव का जनन तंत्र होता है। किडनी से आते हुए यहाँ पर तुमको मूत्र वाहिनी दिख रहा होगा, और यह मूत्र वाहिनी जो है वो नीचे आने के बाद यूरेथ्रा के अंदर, किसके अंदर, मूत्राशय के अंदर, किसके अंदर, ये मूत्राशय के अंदर वो मूत्र को कौन सी करने का काम करता था, स्टोरेज करने का काम करता था। लेकिन ये सारा तो ये वाला मूत्राशय, ये शुक्राशय और ये सॉरी मूत्राशय और ये मूत्र वाहिनी, ये तो हमारा किसका, किडनी वाला भाग है, उत्सर्जित अंग वाला भाग है। कौन वाला भाग है, उत्सर्जित। ये मूत्र वाहिनी और मूत्राशय जनन वाला भाग के अंतर्गत नहीं आता। तो जनन वाला भाग के अंतर्गत आता क्या है, जब हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर जब इस पोर्शन में देखते हैं तो ये वृषण जो है, कौन सी, ये एक वृषण जो है, ये वृषण ही क्या है, प्रमुख जनन वाला भाग है। और इस वृषण के बाद जो भी चीज, जैसे कि अगर हम शीशन का बात करेंगे, जैसे कि पुरुषस्थ ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, जैसे कि शुक्रवाहक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि शुक्राशय के इधर शुक्राशय भी होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो भी चीज रेटेटेस्टिस के बारे में बात करेंगे, एपिडिडाइमिस के बारे में बात करेंगे, जिस भी चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे कंद मूत्र पथ ग्रंथि जो है इसके बारे में अगर बात करेंगे, ये सारा का सारा सहायक होगा। कौन सा होगा, कौन सा भाग होगा। दूसरी बात, एक और बात समझ लो, जब हम इस लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं, इस लैंगिक जनन वाले भाग के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी जनन भाग के साथ साथ, जैसे लैंगिक जनन अंग के साथ साथ, किसके साथ, किसके, लैंगिक जनन अंग के साथ एक और चीज जुड़ा होता है, और वो चीज होता है कौन सी, ग्रंथि। कौन सी होता है, जैसे हम पाचन तंत्र के बारे में बात किए थे, किसके बारे में, उसके अंदर आहार नाल तो जो था सो था ही, लेकिन एक पाचक ग्रंथि भी था, जैसे लीवर,
जैसे अग्न्याशय, जैसे मुख के अंदर लार ग्रंथि, वो उस भोजन को पचाने में मदद कर रहा था। सेम उसी प्रकार से हमारे ये जो अंग होते हैं, इस अंग के अंदर जैसे वृषण के अंदर का बात करेंगे तो वृषण के अंदर तो शुक्राणु बनता ही है, लेकिन वृषण का कुछ कोशिका है ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगा, जिसके अंदर से हार्मोन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जो उस शुक्राणु को बनाने के लिए और चाहे शुक्राणु को आगे भेजने के लिए मदद करेगा। तो उसके अंदर कौन चीज जुट जाता है? अंग के साथ साथ ग्रंथि, यानी जनन अंग के साथ साथ कुछ ग्रंथियां होती है जो कि लैंगिक जनन अंग के अंदर उस चीज को और बेहतर करने में मदद करता है। क्या करता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कदमूत्र ग्रंथि, तो ये ग्रंथि जो है ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? उसी प्रकार से कुछ और इसके अंदर जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? तो वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? ग्रंथि से रिलीज होगा। इसका मतलब इसके कोशिका के अंदर ग्रंथि भी होगा। कोशिका के अंदर कौन सी होगा? ग्रंथि भी होगा। तो अंग के साथ साथ इसके अंदर कौन सी मौजूद होता है? ग्रंथि भी मौजूद होता है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जब इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर के अंदर ये वृषण जो है ये तुम्हारा कौन सी है? प्रमुख जनन वाला भाग। कौन सा वाला भाग है? प्रमुख जनन वाला भाग। लेकिन जब इसके एक और फिगर के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं तो इस फिगर का जब ये आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो वृषण तुमको दिखाया गया है, इस वृषण को यहाँ पर उसके अंदर वाले भाग को भी अनुप्रस्थ काट के द्वारा उसको काटा गया और फिर उसके अंदर वाले भाग को दिखाया गया कि देखिए इस वृषण के अंदर की संरचनाएं कैसी होती है। जब इस वृषण के अंदर की संरचनाएं के बारे में बात किए तो वर्ड पे याद रखना, अंदर में क्या पाया गया है? वृषण पालिका है। क्या बताया गया? वृषण जालिका, शुक्र वाहिका, अधिवृषण। क्या क्या हम तुमको बोले हैं? वृषण पालिकाएं, वृषण जालिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण। ये हुआ। यहीं तक नहीं, इसके बाद इसके अंदर जो होता है वो क्या था? शुक्रवाह। कौन सी था? क्या था? उसके बाद इसके अंदर का अगर बात करते हैं तो शुक्राशय, इसके बाद बात करते हैं तो प्रोस्टेट, इसके बाद अगर बात करते हैं तो कदमूत्र पथ ग्रंथि, इसके बाद अगर बात करते हैं मूत्रमार्ग, इसके बाद अगर बात करते हैं तो शीशन, और शीशन का आगे वाला भाग जो था वो शीशन मुंड, और उसी के अंदर रहता कौन सी? अग्नि छिद्र रहता है, जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है या वीर्य जो होता है वो बाहर निकलने का कार्य करता है। तो देखने वाली बात क्या है कि ये हमारे पास जो वृषण है ये क्या है? वृषण। ये तो इसका प्रमुख अंग है, ये इसका क्या है? प्रमुख अंग है। लेकिन इसके बाद जिसका जिसका भी चर्चा किए वो इसका कौन सी है? या तो सहायक अंग है या तो सहायक ग्रंथि है, जो कि उसको आगे ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा। यानी इस वृषण के अंदर शुक्राणु बनेगा। वृषण का काम क्या है? वृषण ठेकेदारी ये लिया हुआ है कि देख भाई हम तो शुक्राणु को बना देंगे, लेकिन शुक्राणु को ले जाने वाला पथ जो है, शुक्राणु को आगे ले जाने वाला जो रास्ता होगा वो रास्ता कोई और होगा, जो कि हमारा सहायक अंग होगा। जो क्या होगा? सहायक अंग होगा। जो क्या होगा? जब इस चीज को हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद भी हमारे पास ये सारा का सारा वर्ड अभी मिलता जाएगा, इसलिए कि जब वो तुम्हारे पास दिमाग में रहेगा तो आसानी होगा समझने में। क्या बोला गया कि जब हम इस जनन अंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि एक जोड़ा, कौन चीज? एक जोड़ा वृषण, यानी 2 नंबर में क्या गो? यानी 2 गो वृषण रहता है, यानी एक जोड़ा क्या होता है? वृषण होता है। फिर बोला गया कि सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जनन इंद्रियां शामिल होती है। क्या बोला गया कि एक जोड़ा कौन सी है? वृषण, और सहायक नली भी एक जोड़ा, सहायक नलिकाएं भी, साथ ही साथ कुछ ग्रंथि होती है जो भी कितना होता है? एक जोड़ा होता है। यानी ये सब जोड़ा में, कौन सी में? कोई कुछ ऐसा भी है जो एक में होगा और कुछ ऐसा है जो जोड़ा में होगा। तो उसके बारे में बताया गया है कि नलिकाओं के साथ एक जोड़ी, कौन सी? एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जनन इंद्रियां क्या होती है? शामिल होती है। ये इतना चीज से मिलके मादा नर का जनन भाग बना। कौन सी बना?
इसके अंतर्गत क्या आता है सुनो अब। पहला बोला गया कि शरीर में जब विल्सन के बारे में बात किया गया, नर के अंदर किसके बारे में, विल्सन के बारे में, तो ये उदर गुहा, यानी ये हमारा कौन सी है, उदर, बताए भी थे, ये हमारा वक्ष गुहा और ये हमारा उदर गुहा के जस्ट नीचे बाहर एक थैली स्थित होती है, और उस थैली स्थित होती है जिसे विरसना कोष कहते हैं। जिसको क्या बोला गया, यानी विरसन का कोष, विरसन जिस जगह पर मौजूद होता है, जिस थैला में विरसन मौजूद होता है, उसको क्या बोला गया, विरसना कोष। इंग्लिश में बोले तो स्क्रोटम सेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम सेक कहते हैं। विरसन कोष विरसनों के तापमान को, कौन सी, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होती है। यानी जब इस विरसन के, विरसना कोष के बारे में बात करते हैं, ये विरसन जो होता है, ये विरसन इस विरसना कोष के अंदर मौजूद रहता है। बताया क्या जाता है कि ये जो तुम्हारा ये जो कौन सी बोलते हैं, विरसना कोष है, ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम डेट्रस मसल से मिलके बनता है। कौन सा मसल्स, एक स्पेशल टाइप का डेट्रस मसल्स होता है। उस डेट्रस मांसपेशी के द्वारा ये विरसन का कोष जो है, विरसना कोष बनता है। ठंडी और गर्मी के अंदर इस विरसना कोष के अंदर बदलाव आता है। इस विरसना कोष का मेन चीज ये है कि ये विरसन के अंदर बनने वाले शुक्राणु को हमारे शरीर का टेम्परेचर, मान लो कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो विरसना कोष का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। शरीर के तापमान से वहां का तापमान हमेशा 2 या 2 से 2.5 डिग्री कम रहेगा, क्योंकि जितना शरीर का तापमान है उतना अगर विरसना कोष का तापमान होगा तो उसके अंदर बनने वाला शुक्राणु सही नहीं बन पाएगा। वो युग्मक जो है वो जनन करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए के बताया क्या गया है कि वहां पर हमारे शरीर से के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने से, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होने से उसके अंदर बनने वाला विरसन जो होगा वो हेल्दी विरसन हो पाता है, वो स्वस्थ विरसन हो पाता है। दूसरा बात, जब इस विरसना कोष के बारे में बात करते हैं, जब हम इस डेट्रस मसल्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर शुक्राणु फैलाव ये अच्छा खासा गतिविधि देखने को मिलता है। ठंडी के दिन में बताया जाता है कि ये सिकुड़ जाता है, और गर्मी के दिन में ये फैल जाता है। ठंडी के दिन में इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को कंजर्व करना पड़ता है, टेम्परेचर को संरक्षित करना पड़ता है। इसलिए के उस समय में बताया जाता है कि विरसना कोष जो होता है वो उदर गुहा की ओर, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, सिकुड़ जाता है, जबकि गर्मी के दिनों में वो नीचे की ओर फैल जाता है, और उसके अंदर से टेम्परेचर को कम करने की एबिलिटी होती है, और वो बनता है किस मसल्स के द्वारा, डेट्रस मसल्स के द्वारा। तो बताया जाता है कि वो होते हैं, और शरीर के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम होता है, जो कि शुक्राणु जनन के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। यहीं तक नहीं, ये भी बोला गया कि वयस्कों में, किसमें, वयस्कों में प्रत्येक विरसन जो होता है वो किस आकार का होता है, अंडे का आकार का होता है, जिसका लंबाई लगभग कितना होता है, 4 से 5। यानी लंबाई का बात करें तो 4 से 5 होता है, और चौड़ाई का बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। फिर यही तक नहीं, विरसन जो है एक सघन आवरण से क्या होता है, ढका होता है, जो प्रत्येक विरसन में लगभग 250 कक्ष उसके अंदर मौजूद होता है। यानी ये विरसन सघन आवरण से ढका रहता है। यानी इसके ऊपर वाले चीज के बारे में बोला गया, जिसको कि हम विरसन पालिका, सॉरी, इसको जब काटेंगे ना तो इसके अंदर बताया जाता है कि लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो नंबर में 200 से 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें विरसन पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, जो चित्र 3.1 वो में दिखाया गया। यहाँ पर जैसे हम देखो, ये विरसन पालिका है ना, कौन सी है, जब विरसन को काटा जाता है तो विरसन के अंदर ये 200 से 250 नंबर में मौजूद रहता है। इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे और इसको और बेहतर